नमस्कार क्लास 12। आप सभी को विदित है कि कल हमने आरोह की पाठ्य पुस्तक के गद्यांश भाग में फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक की शुरुआत की थी। उसी का संचालन आगे करते हुए हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के उसी उद्देश्य से प्रेरित होना चाहते हैं कि उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है कि राजनीतिक सत्ता में आए बदलाव के कारण वहां की परिस्थितियों में बदलाव प्रासंगिक है और साथ ही ग्रामीण अंचल लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कलाएं, इनका भी अपना अभूतपूर्व योगदान है देश की परिस्थितियों में। तो इन लोक जीवन, लोक कलाओं को भी और ज्यादा विकसित करना और ज्यादा बढ़ावा देना भी एक राजनीतिक का कर्तव्य बनता है। जिस तरह से पहलवान जो है वो पहलवान का नाम है लुट्टन, और ये जो पहलवान है जो पहलवानी के अंदर अपना दमखम दिखाता है और उसका बाद में जो ध्यान है अपनी जीविकोपार्जन और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो ढोलक की ओर चला जाता है। ढोलक बजाना, ढोलक की थाप पर सारे गांव के अंदर विषम परिस्थितियों में भी जीविका का संचालन कर देना, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे अंदर अपने आप ही उस उत्सुकता को जागृत कर देती है कि हम इस पाठ की उस कथानक से परिचित हो सकें कि किस तरह से लुट्टन पहलवान को पहलवानी के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। वहां गांव के लोग जो है लुट्टन को देख करके पहलवानी के क्षेत्र में, उसी के क्षेत्र में उतरकर अपना भी दमखम दिखाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया, आधुनिकता के झूठे रंग में रंगे जाने के कारण लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कलाओं से उनका तारतम्य टूटता चला गया और लुट्टन पहलवान को भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किस तरह से ढोलक की थाप को अपनाना पड़ा। लेकिन फिर भी वहां भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या थी पूरी कहानी, चलिए शुरू करते हैं। जाड़े के दिन, सर्दियों के दिन थे। अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया तथा हैजे से पीड़ित गांव भयार्त, दो शब्द मिले हुए हैं, भय आर्त, भय से व्याकुल, भय से रोते हुए, ठीक है, शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। यानी पूरे गांव में मलेरिया और हैजा महामारी के तौर पर फैला हुआ था और अधिकतर लोग उसके संक्रमण में आ चुके थे। यानी जिसकी वजह से पूरे गांव में जिस तरह से डर के मारे कोई जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ रहता है, थर थर कांपता है, वैसी ही परिस्थितियां गांव में आ गई थी। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। आपको पता है ग्रामीण परिवेश में घर जो है पक्के नहीं बने होते, बल्कि बांस और फूस की झोंपड़ियां बनी हुई होती हैं, लेकिन उसमें भी चारों तरफ अंधकार और सन्नाटा ही फैला हुआ था। अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता का अर्थ होता है बिल्कुल शांति, किसी तरह का कोई स्वर ना होना, और अंधेरा यानी अंधकार। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से उन्होंने परिस्थितियों को अपने शब्द चित्र के माध्यम से हमारे सामने उकेरने का प्रयास किया है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी जिन घरों में इन बीमारियों के संक्रमण की अधिकता के कारण मौतें हुई हैं, वहां करुणा से परिपूर्ण सिसकियों का स्वर और आह यानी जो दर्द है वो इसी निस्तब्धता यानी बिल्कुल शांत वातावरण में दबाने की कोशिश की जा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा धरती पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और उसकी शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी चारों तरफ निराशा और अवसाद छाया हुआ था। आपने पढ़ा था फूल की चाह नामक पाठ, जो काव्यांश भाग का था, शियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था कक्षा 9 में। जिस तरह से भय से आक्रांत परिस्थितियों का शब्द चित्र उन्होंने वहां उकेरा था, बिल्कुल वैसा ही चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु ने यहाँ किया है। सियारों का क्रंदन। अब ग्रामीण परिवेश है तो वन्य जीव वहां जरूर होंगे, तो सियार जो है उनके रोने का स्वर रात की, आधी रात की भयंकरता को और बढ़ा देता था। पेचक की डरावनी आवाजें, कई ऐसे वन्य पक्षी भी होते हैं जिनकी आवाजें भी रात्रि, अर्धरात्रि की भयंकरता को और ज्यादा क्या कर देते हैं, डरावना बना देते हैं। ये आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, यानी जो शांति छाई हुई थी उस शांति को तोड़ देती थी।
गांव की झोपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज, के का अर्थ होता है उल्टी करना। गांव की झोपड़ियों में से कराहना यानी मलेरिया के बुखार के कारण, हार्ड तोड़ो जो बुखार होता है उसकी वजह से, और उसी बुखार में बार बार कुछ भी अच्छा ना लगना और उल्टियां करने की जो आवाजें हैं वो आती थी। क्या देखो, हरे राम हे भगवान की टेर सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में कोई विशेष बाधा नहीं आती थी, क्योंकि बस ये स्वर यही उत्पन्न होता और यही खत्म हो जाता, और बाकी रात का ठंडी अंधेरी रात का सन्नाटा छाया रहता था। कुत्तों में भी परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, बिल्कुल सही है। कुत्ते तो जिनका सिक्स सेंस इतना काम करता है उनको तो फटाफट पता चल जाता है कि आगे आने वाली परिस्थिति में क्या संशयपूर्ण या फिर क्या आशंकाएं जो हैं वो घटित होने वाली है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे, और संध्या और गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, क्योंकि दिन में चिताएं जलती थी, उन चिताओं के पास गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे, क्योंकि उनको कुछ शिकार करने के लिए नहीं मिलता था, बल्कि जो लाशें थी उनको जला करके राख के ढेरों में परिवर्तित कर दिया जाता था। वहां दिन काटते थे और रात्रि के गंभीर अंधकार के अंदर मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी पहलवान की ढोलक। यानी उस निस्तब्धता को तोड़ने का प्रयास किसने किया? पहलवान की ढोलक ने। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांवों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। यानी पूरा गांव जो लाशों के ढेर से परिपूर्ण हो चुका था, अपने अपने परिचितों को खो चुका था, उस मरे हुए गांव में, यानी जो जीने की क्षमता को भी खो चुका है, संजीवनी शक्ति भरने लायक वो आवाज थी लुट्टन पहलवान की बजाई हुई ढोलक से निकली। ये कौन था? ये था लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वो कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, है ना। ये बंदा है, देख लो, चट धा गिड़ धा। और पीछे देखिए किस तरह का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। सारे ग्रामीण अंचल के लोग एक स्थान पर खड़े हैं, चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं आर्त क्रंदन कर रही हैं। लुट्टन ये कहता है भाई होल इंडिया मेरे को जानता है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले तक की सीमा के बराबर ही थी। होल इंडिया उनका बस वो उतना जिला ही था, वो नहीं जानते थे पूरा भारतवर्ष क्या होता है। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। ठीक है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण करता, यानी क्या हो जाता? मर जाता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है। जो विधवा सास थी उन्होंने क्या किया? पाल पोस कर इस लड़के को बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण समझते हो? थन से निकला हुआ ताजा दूध। कसरत किया करता था। धारा से उष्ण, गाय का दूध जब आपने निकलते देखा है, तुरंत धारा जब उस पात्र में गिरती है तो वो दूध बहुत गर्म होता है, गर्माहट भरा होता है। बिल्कुल वही दूध पीता था, कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे, और लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई कि ठोकूंगा, एक एक मुक्का दूंगा तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और उसके बाहों को सुडोल तथा मांसल बना दिया, यानी खूब अच्छी उसकी हेल्थ हो गई। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर से 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। यानी आपको पता है सलमान खान की चाल, दोनों जो कोहनियां हैं वो फूली हुई नजर आती है ना। जब भी आप पहलवान को या बॉडी बिल्डर को देखते हो तो उनकी शरीर की गढ़ावट, उनकी शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उनके जो भुजाएं हैं वो इतनी मांसल और फूली भी नजर आती है कि उनकी कोहनियां उनकी छाती से थोड़ी
दूरी पर ही रहती है, ऐसा लगता है मानो 45 डिग्री का कोण बन रहा हो। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर मेले गया। ध्यान दीजिएगा, जिले तक की उसकी पहचान है। अपने कस्बे से दूसरे कस्बे श्यामनगर में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती थी, ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी और उसने बिना सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा यानी कोई ताकतवर दूसरा पहलवान। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वाह जी वाह, क्या बात है। वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंगों से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोहों के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। समझ रहे हैं भाई, पंजाबी और पठानी पहलवानों के एक समूह को अपनी, जो उसके बराबर की उम्र के थे, उनको उन्होंने पटक पटक कर, पछाड़ पछाड़ कर शेर के बच्चे का टाइटल हासिल कर लिया। ठीक है जी, शुक्र है सुल्तान नहीं बना। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर जब एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था तो देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना करने से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में शेर का बच्चा है तो दहाड़ेगा तो सही, दहाड़ता भी फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें ही कर रहे थे। समझ रहे हैं, पूरे गांव का प्रधान कौन है? राजा साहब, जो श्यामनगर के दंगल के और शिकार प्रिय, दंगल के भी प्रिय थे, यानी पहलवानी का शौक था उनको और शिकार करना भी उनका शौक था। तो राजा साहब ने सोचा क्यों ना इस शेर के बच्चे को अर्थात चांद सिंह को यहाँ रखा जाए। और कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी और उन्हीं के समक्ष दंगल के अंदर लुट्टन ने वहां खुला चैलेंज दे दिया। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित यानी थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, थोड़ी सी उसको हंसी आई कि लो, जान ही नहीं है, कभी कहीं किसी से मुकाबला भी नहीं किया और सीधा यहाँ पर मेरे सामने मेरे समक्ष लड़ने के लिए मुझे ही चुनौती दे रहा है। पहले तो मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। लोग क्या बातें कर रहे हैं, देखो, पागल है पागल, ये मरा, ये मरा मरा। पर वारे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर आओ। राजा साहब उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए। तो वो क्या कहते हैं, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तो सरकार कहते हैं तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने भी धमकाया। देह में गोश्त नहीं है, यानी शरीर में इतना मांस भी नहीं पनप पाया है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, भाई मान जा। फिर भी लुट्टन कहता है, दुआई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, हुक्म मिले। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो गई थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवान की सारी जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके फेवर का लीडरशिप कौन कर रहा था? चांद सिंह। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई तो लुट्टन के पक्ष से भी चिल्ला रहा था, भाई उसको लड़ने तो दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, भाई जा लड़। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकानें बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, और भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था वो बोलने लगा, धना धिक, धाक दिन्ना धाक दिन्ना धाक दिन्ना, अर्थात वाह भाई पट्टे, वाह भाई पट्टे, वाह भाई पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर पकड़ लिया था, दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। अलवा हो जाएगा, अलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चों। फिर से चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद उसे चित करने की कोशिश ही कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। चांद उसको चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित करते हुए कहा। बादल सिंह चांद सिंह का गुरु।
लुट्टन की आंखें बाहर निकल ही रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। भाई राजा साहब, बाकी दूसरी सारी प्रजा, सारे चांद के पक्ष में थे, तभी चांद को शाबाशी दे रहे थे सारे के सारे। और लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और अपने दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। क्या थी? धाक दिन्ना तिरकट तिन्ना, धाक दिन्ना तिरकट तिन्ना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा है, दाव काट दे बाहर आजा, दाव काट दे बाहर आजा, है ना? है सुल्तान कर दे चढ़ाई, है। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो अब जनमत भी बदल रहा था। मोटी और भोड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा चटाक चट, उठा दे पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धाक दिन अर्थात चित कर दिया, चित कर दिया। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह भाई साहब चारों खाने चित हो गए। धा गिड़ गिड़ धा, धा गिड़ गिड़ धा। अरे बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय बोल, भगवान महावीर की जय, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि। इस तरह से अलग अलग सम्मिलित ध्वनियां की। जय जयकार से पूरा आकाश गूंज उठा। अब भाई साहब को विजय प्राप्त हो गई है लुट्टन पहलवान को, तो लुट्टन को थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास को और बल मिला और अब वो राजा साहब के राजघराने का एक सदस्य बन गया। राजा साहब ने उसको अपने दरबार में रखने का ऐलान किया। देखिए क्या कहते हैं। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजेवाड़ों की ओर दौड़ा। ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ढोली क्या थी, उसकी प्रेरणा थी। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गई। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यानी अपने यहाँ की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, पराजय सहन नहीं हो पा रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, यानी गुस्सा आ रहा था। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार ये अन्याय है। राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, उसने क्षत्रिय का ही काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम, राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया, यानी जमीन पे पटक कर फिर चित्त कर दिया। चित्त कर दिया तो भाई साहब को सीधा आसमान ही दिखाई देने लगे। अब क्या हुआ, काला खान के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने भी उसको पटक कर लोगों के भ्रम को दूर कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस प्रकार से लुट्टन पहलवान ने अपने पहलवानी के दमखम से, अपने शारीरिक बल के दमखम से राजा साहब, श्यामपुर के राजा साहब का भी स्नेह प्राप्त कर लिया, राज दरबार में अपनी जगह बना ली और पूरे जिले में उसकी प्रसिद्धि का डंका बजने लगा। लेकिन ऐसा क्या छाया उस गांव के अंदर कि उस पहलवान को अपनी पहलवानी त्याग करके उसी ढोलक की थाप पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसकी ढोलक की थाप जो है वो थाप भी उसके भीतर के अवसाद को, उसके भीतर के द्वंद्व को हालांकि हमारे सामने प्रेक्षित जरूर करती है, हमें उसके द्वंद्व से, उसके अवसाद से, उसके दुख से परिचित तो करवाती ही है, लेकिन वो उस अवसाद को अपने मृत्यु का कारण नहीं मानता, बल्कि वो ये सोचता है कि जिन परिवार के सदस्यों को मैं इन महामारी के संक्रमण के समय खो चुका हूँ,
फिर भी मेरी ये ढोलक की थाप जो है बचे कुचे लोगों के अंदर जीने की एक उम्मीद, जीने की एक इच्छा कायम कर पाएगी। तो आज की कक्षा में मैं मानती हूँ इतना पर्याप्त है बेटा। आगे के पाठ में दी गई सारी जानकारी की चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।